जुलाई 1990 में 4 चेक दोस्तों ने मंगोलियाई डेथ वर्म को खोजने के लिए एक साहसिक यात्रा पर जाने का फैसला किया। एक ऐसा जीव जिसने शायद ड्यून फिल्म में आपके द्वारा देखे गए राक्षस को प्रेरित किया होगा। वे कहते हैं कि ये गोबी रेगिस्तान में कहीं गहराई में रहता है, इसलिए वे मंगोलिया के लिए रवाना हुए, एक एटीवी में सवार हुए और अपनी मदद के लिए कुछ स्थानीय गाइडों को काम पर रखा। ये सब एक ऐसे जीव से मिलने के लिए जो 6 फीट तक लंबा है, ऐसा एसिड थूक सकता है जो किसी भी चीज को पिघला सकता है और जिसे वो पसंद नहीं करता उस पर बिजली गिराने में सक्षम है। किंवदंती कहती है कि ये मिलनसार जीव अपना अधिकांश दिन रेतीले टीलों के नीचे छिपकर बिताते हैं, लेकिन वे जून और जुलाई के नम महीनों के दौरान बाहर आना पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें देखने का समय बिल्कुल सही था। लेकिन टीम को जानना था कि जीव को बाहर कैसे लाया जाए। परेशानी ये थी कि कोई नहीं जानता था कि विशाल कीड़ा क्या खाता है, इसलिए उन्होंने एक थंपर बनाया, ऐसी मशीन जो पीटने की आवाजें निकालती है। उन्हें उम्मीद थी कि यह कीड़े को जमीन से बाहर बुला लेगा। 2 महीनों तक उन्होंने विशाल रेगिस्तान की खाक छानी, टीलों और पथरीले मैदानों को पार किया और जीव के किसी भी संकेत की तलाश की, लेकिन अफसोस ये वास्तव में काम नहीं आया। इवान मैकर्ले, जो 1990 के अभियान के नेता थे, फिर से गोबी रेगिस्तान वापस आए। उन्होंने एक बार धमाकों के साथ मेगावर्म को आकर्षित करने की कोशिश की और दूसरी बार उन्होंने टीलों की टोह लेने के लिए एक छोटे हवाई जहाज का इस्तेमाल किया। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के समूहों ने जीव को खोजने की कोशिश करने के लिए गोबी रेगिस्तान में बड़े अभियानों का आयोजन किया। दुनिया भर से कई अन्य लोग अपने दम पे आए और उन्हें कुछ नहीं मिला। पश्चिम के लोगों को गोबी रेगिस्तान के मेगावर्म के बारे में सबसे पहले एक अमेरिकी जीवाश्म विज्ञानी रॉय चैपमैन एंड्रयूज की बदौलत पता चला। ये बहादुर व्यक्ति शायद इंडियाना जोन्स के लिए प्रेरणा था। 1926 में उन्होंने अपनी पुस्तक में इस जीव के बारे में लिखा था। मंगोलियाई नेताओं के साथ एक बैठक में एंड्रयूज ने जीव के विस्तृत विवरण सुने, भले ही उनमें से किसी ने भी इसे खुद कभी नहीं देखा था। उनमें से एक ने इसका वर्णन लगभग 2 फीट लंबे सॉसेज जैसा दिखने वाले जीव के रूप में किया, जिसका कोई सिर या पैर नहीं था। उनके अनुसार कीड़ा इतना जहरीला था कि उसे छूने मात्र से ही आपकी जान जा सकती थी, और ये गोबी रेगिस्तान के सबसे सुनसान हिस्सों में रहता था। एंड्रयूज को नहीं लगा कि ये जीव असली है, लेकिन उन्होंने इन कहानियों को फिर से एक और किताब में साझा किया। मई 2005 में ग्रेट ब्रिटेन के 4 दोस्तों ने, जो पेशेवर रूप से राक्षसों की तलाश करते हैं, अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उन्होंने कीड़े के चित्र बनाए और पूरे गोबी रेगिस्तान में पर्चे बांटने के लिए स्थानीय लोगों को काम पे रखा। इन पर्चों में किसी को भी इनाम देने की पेशकश की गई थी जो कीड़े के बारे में जानकारी दे सके या उन्हें एक नमूना भी लाकर दे सके। उन्होंने सोचा कि अन्य खोजकर्ताओं द्वारा की गई तेज आवाजें जानवर को डराकर भगा देंगी। कुछ ने बताया कि यह नम परिस्थितियों को पसंद करता है, इसलिए उन्होंने पानी की धाराओं को रोकने की योजना बनाई ताकि गीले क्षेत्र बनाए जा सकें जो कीड़े को बाहर निकाल सकें। उनकी योजना काम नहीं आई क्योंकि रेगिस्तान में बांध बनाना बहुत कठिन था। उन्होंने छोटे जाल बिछाए, पर उन्हें उस कीड़े के होने का कोई असली सबूत नहीं मिला। लेकिन वे स्थानीय लोगों से मिले जिन्होंने 70 सालों में देखे गए अजीब जीवों की दिलचस्प कहानियां सुनाई। सालों के साथ उस राक्षस की कहानियां पूरी दुनिया में फैल गईं। कुछ कहानियों में ये सिर्फ 1 फुट लंबा है, तो दूसरों में ये एक इंसान जितना बड़ा है। ये सफेद, धूसर या पपड़ीदार और भूरा है, या शायद मांसल और चमकीला हाल। किसी ने कहा कि ये एक सांप जैसा दिखता था, या शायद एक इल्ली जैसा, या शायद इसके पंख हैं और ये उड़ सकते हैं। और कुछ का मानना है कि ये बिना शरीर वाली कोई अलौकिक बुरी शक्ति हो सकती है। शायद कहानियां इतनी अलग और खोज अभियान इतने बेकार इसलिए हैं क्योंकि वो जीव है ही नहीं, या फिर ये कई गुप्त जीवों में से एक हो सकता है। बिगफुट, येती और लोचनेस मॉन्स्टर जैसे जीव जिनका अस्तित्व अभी साबित होना बाकी है। 1983 में उस इलाके में आए एक वैज्ञानिक ने सुना कि एक बूढ़े आदमी ने उस रहस्यमयी कीड़े को पकड़ लिया है। उसे यह भी पता चला कि पास में ही एक घोंसला है। वैज्ञानिक बहादुरी से रेत के उस छेद के पास गया और अपना हाथ अंदर डाल दिया। एक विशाल जीव ने उसे अंदर खींच लिया और वो फिर कभी नहीं दिखा। मजाक कर रहा हूं, उसे असल में अंदर एक टाटा सैंड बोआ सांप मिला। ये एक मोटा बिल बनाने वाला बिना जहर का सांप है जिसकी छोटी आंखें और भूरे धूसर शल्क होते हैं। उसने स्थानीय लोगों को यह दिखाने के लिए दिखाया कि क्या यही वो राक्षस था, और शायद उन सबने हाँ कहा। ज्यादातर मंगोलियाई जो इस कीड़े के बारे में जानते हैं वे अब भी इसे सच मानते हैं। अब भले ही लोग हमारे इस राक्षस को कीड़ा कहते हैं, पर अंग्रेजी अनुवाद में ये ऐसा ही सुनाई देता है। कई मंगोल संस्कृतियों ने सदियों से इस शब्द का इस्तेमाल उन जानवरों के लिए किया है जिन्हें वे खतरनाक मानते थे, खासकर सांपों के लिए, यहाँ तक कि बिना जहर वालों के लिए भी। तो आखिरकार इसका सचमुच में एक कीड़ा होना जरूरी नहीं है।
कीड़े कोमल और लसलसे होते हैं, पर गोबी रेगिस्तान में रहने वाले जीव को सख्त होना होगा, जैसे सांप या बिना पैरों वाली छिपकली। इनमें से कोई भी जीव बिजली नहीं छोड़ सकता या तेजाब नहीं थूक सकता, जैसा कि डेथ फॉर्म के बारे में कहा जाता है। लेकिन कोबरा जैसे कुछ सांप जहर थूक सकते हैं, जो लोगों के लिए खतरनाक होता है। अगर ये सच होता तो इस जीव की रीढ़ की हड्डी होती और खोजकर्ताओं को इसकी कुछ हड्डियां या सबूत जरूर मिलते। और असल में पूरे गोबी रेगिस्तान में जीवाश्मों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। वैज्ञानिकों ने पिछले लगभग 100 सालों में यहाँ 80 से ज्यादा डायनासोर समूहों के अवशेष खोजे हैं। ये सब दुनिया के पहले डायनासोर के अंडों के घोंसलों के साथ शुरू हुआ था। इस खोज ने डायनासोर के बारे में वैज्ञानिकों की पूरी जानकारी बदल कर रख दी। ये पहला सबूत था कि वे अंडे दे देंगे। अगले 2 सालों में उसी टीम ने 100 से ज्यादा डायनासोर खोजे और उन्हें अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ले गए, जहां आप उन्हें आज भी देख सकते हैं। उनमें से कुछ उस क्रिटेशियस समुद्र में तैरते थे जो लगभग 7 करोड़ 10 लाख साल पहले यहां हुआ करता था। वे आधुनिक पक्षियों के समान थे। मेगावर्म का रहस्य अभी भी अनसुलझा है, लेकिन एक और रहस्य था जिसे वैज्ञानिक आखिरकार समझाने में सफल रहे। 13वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो ने स्विमिंग पूल वाले खेल वाले नहीं, गोबी रेगिस्तान को पार किया था। उन्हें लगा कि वे रहस्यमयी आवाजें सुन सकते हैं, जैसे ढोल, जैसे वाद्य यंत्रों की आवाजें। उन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा और माना कि शायद वे बेचैन आत्माओं की आवाजें सुन रहे थे। वैज्ञानिक इन आवाजों को गाती हुई रेत या गूंजती हुई रेत कहते हैं। रेतीले समुद्र तट पर चलते समय सुनाई देने वाली चरचराहट के विपरीत रेगिस्तान की ये आवाजें बहुत तेज होती हैं, जैसे कोई वाद्य यंत्र गहरे डरावने सुर बजा रहा हो। सालों से लोगों ने इन आवाजों के कारणों के बारे में कई तरह के विचार दिए, जैसे कि जमीन के नीचे का पानी या हवाएं रेत में कंपन पैदा कर रही हैं। सभी टीले ऐसा नहीं कर सकते और वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते थे कि ऐसा क्यों है। कभी कभी हवाएं टीले के एक तरफ छोटा हिमस्खलन पैदा कर सकती हैं और तब आप जादुई आवाज शुरू होते सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है। तो इसका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों को टीलों को गाने में मदद करनी पड़ी। वे एक टीले की चोटी पर चढ़ गए और अपनी पीठ के बल नीचे फिसले। रेत को नीचे धकेलने के लिए अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल किया। जैसे ही रेत नीचे गिरी, आवाज धीरे से शुरू हुई और तेज होती गई। वे अपने हाथों से कंपन को महसूस भी कर सकते थे। तो उन्हें पता चला कि एक टीले के गाने के लिए कुछ खास चीजें होनी जरूरी हैं। रेत के कण सही आकार के होने चाहिए, टीला बड़ा होना चाहिए और रेत बहुत सूखी होनी चाहिए। इसलिए बारिश के बाद कोई गाना नहीं। टीले के अंदर जमी हुई रेत की एक सख्त परत होती है जो एक विशाल स्पीकर की तरह काम करती है। ये परत ध्वनि तरंगों को आगे पीछे उछालती है, शोर को और तेज करती है और एक डरावनी धुन बनाती है जो रेगिस्तान की हवा में भर सकती है। दूसरे शब्दों में, टीले धुन बजा सकते हैं। हाँ, क्षमा करें, मैं खुद को इसे कहने से रोक नहीं सका। 1000 साल पहले आधुनिक समय के सेंट लुइस, मिजोरी के पास कैहोकिया नाम का एक जीवंत और हलचल भरा शहर था। ये एक मूल अमेरिकी शहर था जो मिसिसिपियन संस्कृति में सबसे बड़ा और प्रभावशाली था। अपने चरम पर लगभग 1050 BCE में कैहोकिया 30,000 लोगों का घर था, जो इसे उस समय के पेरिस से भी बड़ा बनाता था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कैहोकिया में कोई बड़ा बाजार नहीं था। आमतौर पर व्यापार किसी भी बड़े शहर की रीढ़ होता है, फिर भी यह शहर पुरातत्वविदों के लिए अलग था। ऐसा इसलिए क्योंकि कैहोकिया व्यापार के बारे में नहीं था। यह संस्कृति, समुदाय और उत्सवों के बारे में था। वहां रहने वाले लोग बड़े उत्सव मनाते थे जो कई दिनों तक चलते थे। शहर की सबसे भव्य विशेषता इसका 50 एकड़ का प्लाजा था, जो अद्भुत मिट्टी के पिरामिडों से घिरा हुआ था। इस विशाल जगह में 10,000 से ज्यादा लोग आ सकते थे। कल्पना कीजिए कि वे सब वहां उत्सवों, नाच गाने, कॉफी और चाय पीने, हिरण के मांस का आनंद लेने और खेलों पर दांव लगाने के लिए इकट्ठा होते थे। वे कार्यक्रम बहुत ही जीवंत होते थे। कैहोकिया के लोग शानदार पोशाकें पहनते थे, अपने बालों को दिलचस्प तरीके से संवारते थे और शरीर पर टैटू बनवाते थे। खिलाड़ी चंकी नाम का खेल खेलते थे, जहां वे लुढ़कते पत्थर के डिस्क पर भाले फेंकते थे और जितना संभव हो सके करीब पहुंचने की कोशिश करते थे। भीड़ का शोर हवा में गूंजता था और कलाकार अपना कौशल दिखाते थे। ये जश्न इतने जबरदस्त थे कि उन्होंने इतिहास में अपनी छाप छोड़ दी। पार्टियां खत्म होने के बाद कैहोकिया के लोग बचा हुआ सामान गड्ढों में फेंक कर सफाई करते थे।
पुरातत्वविदों ने इन कचरे के गड्ढों का पता लगाया है। भौगोलिक भोजन के अवशेषों और मिट्टी के बर्तनों से भरे हुए थे। अकेले एक गड्ढे में 2000 हिरणों के अवशेष मिले, और वो भी सिर्फ एक ही कार्यक्रम के। उन्हें योपोन हॉली के निशान भी मिले, जो एक कैफीन युक्त पौधा है और सैकड़ों मील दूर से लाया जाता था। यह दिखाता है कि कहोकिया के लोग अपने उत्सवों में कितनी मेहनत और सोच लगाते थे। क्या आप ऐसे शहर में रहना चाहेंगे? लेकिन खेल और मौज मस्ती के अलावा कहोकिया गहरा, जटिल और आध्यात्मिक भी था। यह शहर एक ऐसे परिदृश्य पर बना था जहां सूखी जमीन और दलदली इलाके मिले जुले थे। कई लोगों का मानना था कि ये जीवित और मृत दुनिया के बीच के संबंध का प्रतीक है। कहोकिया के लोग अपने शहर को इन दो लोगों के बीच एक सेतु के रूप में देखते थे। उन्होंने मिट्टी के टीले बनाए, जो समारोहों और अनुष्ठानों के साथ साथ निर्माण सहायता के लिए भी थे। ये टीले दलदली इलाकों से ऊपर उठे हुए थे। वहीं दूसरी ओर लोग सूखे स्थानों पर बस गए। ऊंचे रास्तों ने इन मोहल्लों को जोड़ा, जिससे जीवन और मृत्यु के बीच एक भौतिक कड़ी बन गई। क्या यह दुखद नहीं है कि कुछ प्राचीन महानगर जो आकार में आधुनिक शहरों को टक्कर देते थे, बस गायब हो गए? कहोकिया की कहानी 1350 सीई के आसपास एक शांत अंत पर आ गई। जब शहर को छोड़ दिया गया था, ये सब पर्यावरण और मौसम में बदलाव, बाढ़ और अन्य समस्याओं के कारण हुआ। लेकिन कहोकिया का प्रभाव इतना बड़ा था कि ये दूर दराज के स्थानों तक फैल गया। उनकी कुछ परंपराएं, जैसे चंकी और योपोन चाय, आज भी मूल समुदायों में जीवित हैं। आज कहोकिया एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और ये एकमात्र मेगा सिटी नहीं है जिसे हमने खो दिया। लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी के लोगों ने दुनिया के कुछ पहले शहरों का निर्माण किया था। मोहनजोदड़ो एक प्राचीन शहर था जो अब पाकिस्तान में है। यह शहर 2500 बीसीई के आसपास बनाया गया था, और तब यह सिंधु सभ्यता का एक संपन्न केंद्र था। निश्चित रूप से यह आधुनिक शहरों से बहुत छोटा था, लेकिन उस समय यह काफी बड़ा था, लगभग 40,000 निवासी। ऐसा लगता है कि स्थानीय लोग बहुत ही सख्त और अनुशासित लोग थे। शहर की योजना और संगठन अविश्वसनीय थे। इसे ग्रिड पैटर्न में बिछाया गया था। सड़कें और महत्वपूर्ण इमारतें उत्तर दक्षिण अक्ष के साथ संरेखित थीं, शायद सूरज और चंद्रमा की गति से मेल खाने के लिए। उन्होंने अपने समय के जल और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक का निर्माण भी किया। शहर में लगभग 700 कुएं थे। लगभग हर घर का अपना कुआं था। अधिकांश घरों में जल निकासी और यहां तक कि भूमिगत सीवर के साथ निजी बाथरूम भी थे। यह दर्शाता है कि ये लोग साफ सफाई रखने में कितने कुशल थे। और इस सारे अनुशासन के साथ ऐसा लगता है कि वहां कोई राजा, रानी या केंद्रीय सरकार भी नहीं थी। उनके पास अभी भी कुछ अधिकार हो सकते थे, जैसे स्थानीय अभिजात वर्ग या निर्वाचित अधिकारी। बस एक शास्त्रीय सख्त राजशाही या धर्म नहीं था। इसके बजाय वहां के लोग सादगी और व्यवस्था की परवाह करते थे। उन्होंने मूल रूप से खुद को प्रबंधित किया। चीजों को करने के मानकीकृत तरीके थे, औजारों और बर्तनों के बनने के तरीके से लेकर उनके व्यापार करने के तरीके तक। यही कारण है कि कई अन्य शहरों के विपरीत मोहनजोदड़ो में भव्य महल, मंदिर या स्मारक नहीं थे। इसके बजाय उनके पास सार्वजनिक क्षेत्र थे, जिन्हें सिटाडेल के रूप में जाना जाता था। लोग अनुष्ठानों, बैठकों और अनाज के भंडारण के लिए सिटाडेल में इकट्ठा होते थे। और ऐसा लगता है कि जीवन का यह तरीका पूरी तरह से काम करता था। वैज्ञानिकों को कुछ मोहरे और बाट मिले, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से विनियमित थी। पुरातत्वविदों को हाथी के दांत, लैपिस लाजुली, कार्नेलियन मोतियों और सोने के गहनों जैसी कुछ जटिल कलाकृतियां मिली। एक और प्रसिद्ध खोज डांसिंग गर्ल के नाम से जानी जाने वाली छोटी कांस्य प्रतिमा है, जिसकी खोज 1926 में हुई थी। मोहनजोदाड़ो बिल्कुल भी गरीब नहीं था, और उन्होंने कुछ शानदार इमारतें भी बनाई थी। उनके लिए साफ सफाई बनाए रखना धन या शक्ति के प्रदर्शन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए उन्होंने ग्रेट बाथ बनाया, जो शहर की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है। ये एक बड़ा जलरोधी पूल है जो पकी हुई ईंटों से बना है, मिट्टी के टीले पर स्थित है, जो लगभग एक धार्मिक स्थान है जो उनके पास मंदिर के सबसे करीब था।
इस बीच शहर खुद टीलों की एक श्रृंखला पर बनाया गया था। जैसे जैसे लोगों ने नए घर और संरचनाएं जोड़ी, वे सदियों से ऊंचे होते गए। शहर क्यों विफल हुआ, कोई वास्तव में नहीं जानता। पुरातत्वविदों को मिली मूर्तियों के बारे में कुछ रहस्यमय है। उनमें से कई जानबूझकर तोड़ी गई लगती थी। इसका मतलब है कि शहर के बाद के निवासियों, शायद आक्रमणकारियों या किसी और ने उन्हें किसी कारण से नष्ट कर दिया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया होगा, जिससे कृषि और व्यापार बाधित हुआ होगा। लेकिन बाढ़ या ऐसी किसी बड़ी घटना का कोई सबूत नहीं है। ऐसा लगता है कि समय के साथ पूरी सिंधु सभ्यता धीरे धीरे लुप्त हो गई। 1900 ईसा पूर्व तक संस्कृति बदल गई थी और अपने पीछे बहुत कुछ नहीं छोड़ा था। अब मैं आपको कोस के प्राचीन शहर के बारे में बताता हूं, जो वहां स्थित है जहां अब ग्रीस में कोस का आधुनिक शहर स्थित है। समुद्र के रास्ते पहुंचने की कल्पना करें और पहली चीज जो आपको प्रभावित करती है वो है इसके अगोरा की भव्यता। विभिन्न रंगों के पत्थरों से बना ये विशाल सार्वजनिक चौक जो आपके ऊपर उठने वाली छतों पर बना है। ये प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था और इसने शहर के करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला। इस स्थान का एक समृद्ध इतिहास है जो लगभग 2300 से 2200 ईसा पूर्व का है। बहुत समय पहले द्वीप के विभिन्न हिस्सों से स्थानीय लोग उत्तर पूर्व में एक नया शहर बनाने के लिए एकत्र हुए। लोग वहां कांस्य युग से रह रहे हैं और समय के साथ यह संस्कृति और व्यापार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि ये एक प्राकृतिक बंदरगाह के ठीक पास है। बंदरगाह 2 ब्रेक वाटरों द्वारा सुरक्षित था और लोगों ने वहां कुछ सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाए, जिनमें एफ्रोडाइट और हरक्यूलिस के अभयारण्य शामिल थे। हालांकि कोस केवल सुंदर ही नहीं, इसका डिजाइन कुछ शानदार था। पूरा शहर एक साफ सुथरे ग्रिड में बिछाया गया था, जिसमें सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर काटती थी, जो सचमुच लगभग एक आधुनिक शहर जैसा दिखता था। इसकी वजह से यहां घूमना बहुत आसान था और ये ब्लॉक या इंसुले इतने बड़े थे कि इनमें कई बड़े घर समा सकते थे। 6वीं शताब्दी ईस्वी तक कोस में काफी हद तक कोई बदलाव नहीं आया। समय के साथ इसका आकार धीरे धीरे छोटा होने लगा और ये अब के चोरा पड़ोस की दीवारों के भीतर ही सिमट कर रह गया। वहीं पल्मायरा ईसा पूर्व 3री सहस्त्राब्दी के आसपास एक खूबसूरत नखलिस्तान के चारों ओर बसा एक प्राचीन शहर था। मूल रूप से तदमोर के नाम से जाना जाने वाला यह शहर सिल्क रोड पर एक प्रमुख पड़ाव के रूप में फला फूला, जो निकट पूर्व को एशिया से जोड़ता था। यह व्यापार और संस्कृति का एक समृद्ध केंद्र था। वहां एक बाजार, सभा भवन और भव्य द्वार थे। दूसरे शब्दों में कहें तो यह जगह जीवन से भरपूर थी। यह शहर अपने इतिहास में बिजांटिन से लेकर अरब खिलाफत तक कई हाथों से गुजरा है। शायद इसीलिए यहाँ की वास्तुकला शानदार थी, जिसमें ग्रीको रोमन, फारसी और अरबी शैलियों का दिलचस्प मिश्रण था, जैसे बेल का मंदिर, ग्रेट कॉलोनेड और रोमन शैली का थिएटर। लेकिन बाकी सभी की तरह समय के साथ इसका भी पतन हो गया। पल्मायरा का महत्व कम हो गया और 1400 के दशक की शुरुआत तक ये काफी हद तक नष्ट हो चुका था, लेकिन कम से कम इसके अवशेष तो बचे रहे। अभी वे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। टावर ऑफ लंदन शाही शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। लगभग 1000 वर्षों तक इसमें राजा, रानियां और क्राउन ज्वेल्स रखे गए थे। इसने एक किले, महल और जेल के रूप में काम किया। ये दुनिया के सबसे अधिक अध्ययन किए गए और प्रलेखित ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। फिर भी पुरातत्वविदों को पैदल मार्ग के ठीक 10 फीट नीचे विचलित करने वाले मानव अवशेष मिले। ये लोग कौन थे और वे इतने लंबे समय तक छिपे कैसे रहे? टावर ऑफ लंदन लंदन के केंद्र में टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ये मोटी, अच्छी तरह से सुरक्षित पत्थर की दीवारों, मजबूत फाटकों और वॉच टावरों वाला एक असली मध्यकालीन किला है, जैसा आप सिर्फ फिल्मों में देखते हैं। इसे लगभग 1 सहस्त्राब्दी पहले बनाया गया था, जब विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड पर नियंत्रण कर लिया था। उसे शहर पे काबू पाने और ये संदेश देने के लिए किले की जरूरत थी, नया राजा आ गया है, इसलिए तमीज से रहना बेहतर होगा। पूरा किला परिसर 18 एकड़ में फैला है, जो लगभग व्हाइट हाउस के मैदान के बराबर है। ये अभी भी पहरे के बीच क्राउन जूल्स को रखता और प्रदर्शित करता है। ये गढ़
सदियों तक एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल भी था, जहां बड़े कैदियों को बंद रखा जाता था। लेकिन ये सिर्फ इंसानों के लिए जेल नहीं थी। सदियों तक ये टावर शेरों, हाथियों और तेंदुओं से भरा एक शाही चिड़ियाघर था। नॉर्वे के राजा ने एक ध्रुवीय भालू भी भेजा था, जिसे मछली पकड़ने के लिए एक लंबी रस्सी के सहारे टेम्स में तैरने की अनुमति थी। सबसे बड़े आकर्षणों में से एक व्हाइट टावर है, जो एक विशाल पत्थर का गढ़ है। लगभग 90 फीट ऊंचा, ये सैकड़ों सालों तक पूरे लंदन की सबसे ऊंची इमारत थी। राजाओं ने पत्थरों को चमकाने के लिए प्रसिद्ध रूप से उन पर सफेदी करवाई थी। ये अंधेरे कीचड़ भरे शहर के ऊपर एक चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा था। एक और खास जगह सेंट पीटर एड विंकुला का चैपल है, जो टावर का ऐतिहासिक चर्च है। इसने प्रसिद्ध कैदियों और रईसों दोनों के लिए अंतिम विश्राम स्थल के रूप में काम किया। इसी चैपल के ठीक बाहर पुरातत्वविदों ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खोज की थी। रहस्य 2019 में शुरू हुआ, जब एक नियमित जांच में 2 कब्रों का पता चला। जब पुरातत्वविद 2025 में और खुदाई के लिए लौटे, तो स्थिति हैरान करने वाली हो गई। अरे यहाँ क्या चल रहा है? मिट्टी में 20 से ज्यादा कंकाल दबे थे, जो पुरानी कब्रों के अवशेषों के साथ मिले हुए थे, जिससे पता चलता है कि इस जगह का बार बार इस्तेमाल किया गया था। ये कब्रें 1200 से 1600 के दशक तक सदियों पुरानी थीं। तो हम यहाँ सिर्फ एक त्रासदी को नहीं देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जिसका मध्यकालीन लंदन के दौरान बार बार उपयोग किया जाता रहा। एक मंजर किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है। 1300 के दशक के कम से कम 6 लोगों का एक समूह, जो दूसरों के मुकाबले काफी अस्त व्यस्त दिखता है। समय लंदन में ब्लैक डेथ के युग से मेल खाता है, इसलिए ये समूह प्लेग से संबंधित हो सकता है। लेकिन शोधकर्ता फिलहाल निष्कर्षों को लेकर सावधान हैं। दूसरी ओर कुछ कब्रें जल्दबाजी में बनी नहीं लगती। वे काफी कीमती लगती हैं। कई लोगों को ताबूतों में दफनाया गया था। एक विशेष मामले में लकड़ी पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जिससे मिट्टी पर ताबूत की एक बिल्कुल सटीक छाप रह गई। रिपोर्ट के अनुसार इस ताबूत में शायद 1200 के दशक का कोई किशोर दफन किया गया था। फिर वो चैपल खुद भी है, जो हमें कुछ और महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है। मौजूदा इमारत असल में इसी जगह का सबसे नया रूप है। ये मुमकिन है कि यहाँ पहले 3 या 4 चैपल मौजूद थे, और खुदाई के दौरान पुरानी दीवारों के साथ साथ फर्श के अवशेष भी मिले हैं। लेकिन हम इन लोगों के बारे में और क्या जान सकते हैं? यह विज्ञान हमारी मदद कर सकता है। शोधकर्ता दांतों की जांच करते हैं। वयस्क दांत बचपन में बनते हैं और वे आपके खान पान के रासायनिक निशान कैद कर लेते हैं। यह असल में आपके बचपन की जगह का एक स्थायी रिकॉर्ड बनाता है। तो टीम ने 2 खास कंकालों का विश्लेषण किया। पहला वाला अधिक अमीर लग रहा था। रसायन बताते हैं कि वे वेल्स में पले बड़े होंगे और कई बार जगह बदली होगी। उनमें अधिक चीनी वाले आहार के निशान भी मिले। उस समय ये एक बड़ी विलासिता थी। वहीं दूसरे व्यक्ति के जीवन की कहानी पूरी तरह से अलग और भिन्न थी। उनकी हड्डियों में पुराने तनाव और बहुत कठिन बचपन के लक्षण दिखे। तो ये समाज के 2 अलग छोरों के लोग थे, एक अमीर और दूसरा उतना नहीं। लेकिन सदियों बाद खोजे जाने के लिए वे दोनों एक दूसरे के पास ही मिले। हर साल लाखों लोग टावर ऑफ लंदन देखने आते हैं। वे सेल्फी लेते हैं और घूमते हैं, इस बात से बेखबर कि वे विशाल कब्रों के ऊपर खड़े हो सकते हैं। और ये आपको सवाल पूछने पे मजबूर करता है, अगर इतनी मशहूर जगह पुरानी कब्रें छिपा सकती है, तो और क्या होगा? क्योंकि टावर निश्चित रूप से रहस्य रखने वाला अकेला ऐतिहासिक स्थल नहीं है। 2019 में नोटर डैम की आग ने बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण को मजबूर किया। उस निर्माण ने मजदूरों को फर्श उठाने और एक डरावना रहस्य खोलने पर मजबूर किया। कई कब्रें, जिनमें टाइम कैप्सूल की तरह बंद 2 मानव आकार के शीशे के ताबूत थे, और अंदर ऐसे विवरण थे जो बचने नहीं चाहिए थे। कपड़ा, बाल और सिर पर छोड़ी गई पत्तियां भी। ये चीजें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की ओर इशारा करती हैं। ये वाकई अविश्वसनीय है, लेकिन उन्होंने इस व्यक्ति की शिनाख्त एंटनी डी लापोर्टे के रूप में की है, जिनका 1710 में देहांत हो गया था। दूसरा ताबूत अपने आप में एक छोटी जासूसी कहानी बन गया। वैज्ञानिकों ने अंदर के व्यक्ति को द हॉर्समैन नाम दिया, क्योंकि उनकी हड्डियों में घुड़सवारी के निशान थे। कुछ नए विश्लेषण बताते हैं कि वो जोआचिम डू बेले हो सकते हैं, जो 1500 के दशक के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो हमारे पास लंदन और पेरिस में गुप्त कब्रें हैं,
वो हिस्सा लगभग समझ में आता है। ये पुराने भीड़ भाड़ वाले शहर है जहाँ लोग सदियों से रह रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए था। अंटार्कटिका। हाँ, सचमुच दुनिया का वो कोना जहाँ सैकड़ों मील तक इंसानों का कोई अता पता नहीं है। फिर भी 1985 में एक चिली के वैज्ञानिक को लिविंगस्टन द्वीप के बर्फ मुक्त तट पर इंसानी अवशेष मिले, जिसे अब यामाना बीच कहा जाता है। अंटार्कटिका में इंसानी खोपड़ी मिलना असंभव लगता है, लेकिन तारीखें इसे और भी पेचीदा बना देती हैं। जब अवशेषों का अध्ययन किया गया तो वो लगभग 21 साल की एक युवती निकली जो शायद दक्षिणी चिली के क्षेत्रों से थी। उसकी मृत्यु शुरुआती सीलिंग युग में हुई थी, लगभग 1819 से 1825 के बीच। ये मूल रूप से उस क्षेत्र में इंसानों के कदम रखने के शुरुआती दौर की बात है। तो एक युवती वहां कैसे पहुंच गई होगी? एक विचार यह है कि वो शुरुआती शिकारियों के साथ आई होगी, शायद एक गाइड या चालक दल के हिस्से के रूप में। मूल शोधकर्ता ने यहां तक सुझाव दिया कि उसे अज्ञात कारणों से वहां छोड़ दिया गया होगा। इसके अलावा जिस स्थान पर वो मिली वहां 19वीं सदी की शुरुआत में शिकारियों के आने के प्रमाण हैं। कड़ियां कुछ हद तक जुड़ती तो हैं, लेकिन कोई भी असल कहानी का पता नहीं लगा पाया है। और ये बात और भी अजीब हो जाती है। 1985 में पहली खोज उसकी खोपड़ी थी, लेकिन बाद में शोधकर्ता उसी क्षेत्र में वापस आए और उन्हें और भी इंसानी हड्डियां मिली। 1988 और फिर 1993 में उन्हें मूल स्थल के पास 2 फीमर यानी जांघ की हड्डियां मिली। बड़ा सवाल साफ है, क्या वे हड्डियां उसी व्यक्ति की थीं या यहाँ एक से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी? योजना डीएनए परीक्षण का उपयोग करके ये जांचने की थी कि क्या फीमर खोपड़ी से मेल खाते हैं। अगर ये 3 स्थल कुछ साबित करते हैं तो वो ये कि नई खोजें कहीं भी हो सकती हैं। लेकिन असली रोमांचक हिस्सा ये सोचना है कि हम आगे कहाँ जा सकते हैं। हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ तकनीक इतिहास को समय यात्रा जैसा महसूस करा सकती है। सोचिए कि हम इकट्ठा किए गए डेटा के साथ क्या कर सकते हैं। हम पहले से ही एक दांत से डीएनए निकाल सकते हैं ताकि ये पता चल सके कि किसी ने क्या खाया या वे कहाँ पले बढ़े। शायद एक दिन हम उस जैविक कोड को ले सकें और एआई का उपयोग करके किसी व्यक्ति को पूरी तरह से फिर से बना सकें। एक डिजिटल इंसान की कल्पना करें जो बिल्कुल उनकी तरह दिखता हो, आंखों के सही रंग, त्वचा की बनावट और यहाँ तक कि निशानों के साथ। फिर हम उसे पर्यावरण के साथ जोड़ते हैं। लेजर स्कैनिंग हमें उन दबी हुई नींवों के हर इंच का नक्शा बनाने की अनुमति देती है। यदि आप इसे फिजिक्स इंजन में डालते हैं तो आप उन दीवारों को फिर से बना सकते हैं जो 500 साल पहले गिर गई थी। इसका मतलब है कि हमारे जीवन काल में आप केवल टावर ऑफ लंदन को वैसा ही देखने नहीं जाएंगे जैसा वो अभी है। आप एक हेडसेट पहनकर चैपल के अंदर कदम रख सकते हैं जैसा कि वो 1348 में दिखता था, इतिहास के आमने सामने होकर, बस बिना किसी दुर्गंध या प्लेग होने के जोखिम के। मिस्र दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड के मालिक के रूप में राज करता रहा है अब तक। इंडोनेशिया में हाल ही में खोजी गई एक संरचना मिस्र से हजारों साल पुरानी हो सकती है। अगर ये सच है तो ये इतिहास को फिर से लिखता है। दुनिया का पहला पिरामिड पिछले हिमयुग के दौरान बना था और अब ये जंगल के बीच में स्थित है। पहली नजर में गुनुंग पदांग बिल्कुल पिरामिड जैसा नहीं लगता। ये चारों ओर बिखरे हुए पत्थरों वाले एक बड़े टीले जैसा दिखता है, लेकिन हालिया खुदाई से पता चला है कि सतह के काफी नीचे कई परतों में दबी पत्थर की संरचनाएं हैं जो किसी की भी उम्मीद से कहीं अधिक गहरी और पुरानी हैं। हम संभवतः 27,000 साल पुराने होने की बात कर रहे हैं। अगर हम मानव जाति के इतिहास की बात कर रहे हैं तो ये गंभीर बात है। आज इस तरह के निर्माण ज्ञान वाला सबसे पुराना ज्ञात प्राचीन समाज शायद 11,000 साल पुराना है और आधुनिक तुर्की के क्षेत्र में रहा करता था। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में गोबेकली टेपे के बारे में बात की है। गुनुंग पदांग ने वैज्ञानिक समुदाय को विभाजित कर दिया है और बड़े जीवन बदलने वाले सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, गुनुंग पदांग के स्थल को स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से पवित्र माना जाता रहा है। कई लोग तो इसे ज्ञान का पर्वत भी कहते हैं और आज भी रहस्यमयी रस्में निभाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल करते हैं। 1800 के दशक के अंत तक पश्चिमी लोगों को इस जगह के अस्तित्व का कोई अंदाजा नहीं था। तभी एक डच खोजकर्ता ने एक अजीब पहाड़ के बारे में सुना और खुद उसे देखने गया। जकार्ता से सिर्फ 4 घंटे दक्षिण में उसे कुछ अद्भुत मिला। खुरदरे पत्थर की सीढ़ियों से जुड़े हुए ऊंचे चबूतरे, जमीन को ढकते विशाल सपाट पत्थर और हर जगह ऊंचे खंभे।
उसे ये एक प्राचीन रस्म स्थल जैसा लगा, शायद एक कब्रिस्तान भी। लगभग 100 वर्षों तक मुख्यधारा के पुरातत्वविदों ने गुनुंग पदांग को बस नजरअंदाज किया। कहानी तब फिर से सामने आई जब किसानों के एक समूह ने 1979 में पहाड़ की ओर फिर से ध्यान आकर्षित किया। 80 के दशक तक शोधकर्ताओं ने आखिरकार खुदाई शुरू की और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले जो 45 ईसा पूर्व से 22 ईस्वी के बीच के थे। लेकिन यहीं से ये कहानी दिलचस्प हो जाती है। कुछ अध्ययन बताते हैं कि गुनुंग पदांग की सबसे गहरी परतें 16 से 27 हजार साल पुरानी हैं। इसका मतलब है कि ये पिरामिड पिछले हिम युग के दौरान बनाया गया होगा। और अगर ये सच है तो ये मिस्र के प्रसिद्ध पिरामिडों से भी पुराना है, जिन्हें हम दुनिया का पहला पिरामिड मानते थे। ये पूरा सिद्धांत भूविज्ञानी डैनी हिलमैन की ओर से आया है। उनकी टीम ने गुनुंग पदांग का अध्ययन करने के लिए रडार, कोर ड्रिलिंग और कार्बन डेटिंग का उपयोग किया और जो उन्हें मिला वो काफी अद्भुत था। हिलमैन के अनुसार ये जगह एक विशाल प्राचीन लेयर केक की तरह है जिसे हजारों वर्षों में चरणों में बनाया गया है। सबसे नई परत लगभग 3000 से 4000 साल पुरानी है। ये लगभग मिस्र के पिरामिडों की उम्र के बराबर है। जब आप थोड़ा और गहरा खोदते हैं तो आपको यूनिट 2 मिलती है जिसे 7500 से 8000 साल पहले बनाया गया था। लेकिन यहां से चीजें वाकई हैरान कर देने वाली हो जाती हैं। हिलमैन का दावा है कि सबसे गहरी परत यूनिट 3 27,000 साल तक पुरानी हो सकती है। उनका अध्ययन बताता है कि गुनुंग पदांग सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, ये एक सीढ़ीदार पिरामिड है जिसमें जमीन के नीचे छिपे हुए कक्ष और खोखली जगहें हैं। हालांकि इन कक्षों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। भूविज्ञानी स्वीकार करते हैं कि उनका सिद्धांत अजीब लगता है, लेकिन उनका कहना है कि यह सब वास्तविक और वैध डेटा है। सुनिए, ये तो बस एक सिद्धांत है। जो लोग हिलमैन से असहमत हैं, उनका कहना है कि गुनुंग पदांग मानव निर्मित नहीं था, ये प्रकृति द्वारा बनाया गया था, शायद ऊपरी हिस्से नहीं, जिन्हें हिलमैन यूनिट 1 कहते हैं। समस्या सबसे निचली इकाइयां हैं जो हमारा सामूहिक इतिहास बदल सकती हैं। ये समझने के लिए कि ये सारा हंगामा किस बारे में है, हमें मिट्टी को देखना होगा। जिस क्षेत्र में गुनुंग पदांग बना है वो ज्वालामुखियों से भरा है, जिसका अर्थ है कि ये ज्वालामुखी मिट्टी के ऊपर स्थित है। हिलमैन की टीम ने एक टीले में ड्रिलिंग की और उन्हें कुछ अजीब मिला। पुरानी चट्टानी परतों के बीच दबी हुई नई मिट्टी। उनके लिए ये एक स्पष्ट संकेत था कि पत्थर रखे गए थे, प्राकृतिक रूप से नहीं बने थे। आखिरकार प्रकृति में नई मिट्टी प्राचीन चट्टान के नीचे नहीं दबती। ये किसी प्राचीन पांडुलिपि के पन्नों के नीचे ताजा स्याही खोजने जैसा होगा। आप जानते हैं, जब तक किसी ने इसे जानबूझकर वहां ना रखा हो, बात समझ नहीं आती। हालांकि ज्वालामुखी विज्ञानी सुतिग्नो ब्रॉन्टो जैसे संशयवादियों का तर्क है कि गुनुंग पदांग मानव निर्मित पिरामिड नहीं है, बल्कि ये एक प्राचीन ज्वालामुखी के अवशेष है। उनका मानना है कि नई मिट्टी और पुरानी चट्टान की मिश्रित परतें प्राकृतिक कटाव और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, न कि मानव निर्माण का। ज्वालामुखी गतिविधि समय के साथ असामान्य संरचनाएं बना सकती हैं और औजारों, नक्काशी या मानव अवशेषों के स्पष्ट संकेतों के बिना कई विशेषज्ञ आश्वस्त नहीं हैं। रहस्य इस विरोधाभास पर आकर टिक जाता है। क्या हम किसी खोई हुई सभ्यता के खंडहर देख रहे हैं या हम केवल प्रकृति के काम की गलत व्याख्या कर रहे हैं? ज्यादातर पुरातत्वविदों का कहना है कि किसी प्राचीन सभ्यता के अस्तित्व को साबित करने के लिए आपको पहले संस्कृति, कला, औजार, संरचनाओं यानी किसी मानव निर्मित चीज के संकेतों की जरूरत होती है। यही कारण है कि पुरातत्वविद डेबेल, जो हिलमैन के सबसे बड़े आलोचकों में से एक हैं, पिरामिड सिद्धांत को नहीं मान रहे हैं। उनका तर्क है कि मानवीय गतिविधि के ठोस सबूत के बिना हम वास्तव में केवल इतना जानते हैं कि टीले की मिट्टी 27,000 साल पुरानी है, और सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उस समय पिरामिड बना रहे थे। लेकिन बात यह है, हम प्राचीन इतिहास में जितना गहराई से जाते हैं उतना ही हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज उन चीजों में सक्षम थे जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हिमयुग के दौरान उन्नत सभ्यताओं के अस्तित्व का विचार कई पुरातत्वविदों को काल्पनिक लगता है। आखिरकार इतने कठोर वातावरण में पिरामिड जैसी विशाल संरचनाओं के निर्माण के लिए किसके पास तकनीक और ज्ञान हो सकता था? यहीं पर कुछ शोधकर्ता, विशेष रूप से ग्राहम हैनकॉक, सामने आते हैं। हैनकॉक अपने विवादास्पद सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं, जो कहते हैं कि हिमयुग के दौरान उन्नत सभ्यताएं मौजूद रही होंगी। पिछला हिमयुग लगभग 25 लाख साल पहले से लेके करीब 11,700 साल पहले तक चला था।
अपने चरम के दौरान बर्फ की विशाल चादरों ने उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के बड़े हिस्सों को ढक लिया था, जिससे ये मानव अस्तित्व के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय बन गया था। अधिकांश पुरातत्वविदों का मानना है कि इस अवधि के दौरान मनुष्य मुख्य रूप से शिकारी संग्रह करता थे, जो भोजन और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ये विचार कि उनके पास एक विशाल पिरामिड जैसी संरचना बनाने का कौशल था, कई लोगों के लिए स्वीकार करना कठिन है। हालांकि ग्राहम हैनकॉक जैसे शोधकर्ताओं का तर्क है कि उन्नत हिमयुग सभ्यताएं मौजूद हो सकती थीं और ग्लेशियरों के पिघलने से आई बाढ़ जैसी प्रलयकारी घटनाओं से नष्ट हो गई होंगी। हैनकॉक के अनुसार इन प्राचीन संस्कृतियों ने पिरामिड जैसी स्मारकीय संरचनाओं का निर्माण किया होगा। हैनकॉक की सबसे उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड्स इस सिद्धांत की गहराई से पड़ताल करती है। वो मिस्र के गीजा के महान पिरामिड और दक्षिण अमेरिका में महापाषाण संरचनाओं जैसे प्राचीन स्मारकों के साक्ष्यों को देखते हैं और सुझाव देते हैं कि ये एक भूली हुई सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। हैनकॉक के सिद्धांतों का तात्पर्य है कि इस प्राचीन संस्कृति से मिली जानकारी और कौशल को अंततः फिर से खोजा गया था और बाद की सभ्यताओं जैसे मिस्रवासियों और मायाओं द्वारा उपयोग किया गया था। अगर हम इसे गुनुंग पदांग पे लागू करते हैं तो ये विचार और भी दिलचस्प हो जाता है। क्या इंडोनेशिया का ये प्राचीन स्थल किसी लंबे समय से खोई हुई सभ्यता का अवशेष हो सकता है, जो पिछले हिमयुग के दौरान अस्तित्व में थी? इसका पता लगाने की हमें खुदाई जारी रखनी होगी। किसी भी तरह, जबकि वैज्ञानिक गुनुंग पदांग की उत्पत्ति पर बहस करते हैं, स्थानीय मिथक एक अलग स्पष्टीकरण देते हैं। सबसे प्रसिद्ध स्थानीय किंवदंतियों में से एक राजा सिलिवांगी की कहानी बताती है, जो एक शक्तिशाली शासक थे और एक ही रात में एक भव्य महल बनाना चाहते थे। अलौकिक शक्ति के साथ उन्होंने अपनी उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए विशाल पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही भोर की पहली किरण दिखाई दी, उन्हें एहसास हुआ कि वो समय पर काम पूरा करने में विफल रहे हैं। हताश होकर उन्होंने परियोजना को छोड़ दिया और पीछे विशाल चट्टानें छोड़ गए, जिन्हें हम आज देखते हैं। हालांकि ये कहानी ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, लेकिन ये दर्शाती है कि गुनुंग पदांग स्थानीय संस्कृति में कितनी गहराई से समाया हुआ है। आज भी इस स्थल को आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान माना जाता है, जो उन आगंतुकों को आकर्षित करता है जो इसकी रहस्यमयी शक्ति में विश्वास करते हैं। बाली द्वीप के हिंदू पूर्णिमा के उदय से संबंधित अनुष्ठान करने के लिए पहाड़ की सीढ़ियां चढ़ते हैं। इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट के एक रूप के अनुयायी पहाड़ों की ऊंचाइयों पर अभ्यास करते हैं, जबकि ये पवित्र अनुष्ठान जारी हैं। पुरातत्व और भूविज्ञान ये जानने की कोशिश में है कि क्या ये वाकई दुनिया की सबसे पुरानी मानव निर्मित संरचना है।